स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। क्लियर। 3 मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 4 मेथड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं, उनके थ्रू हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, एल्किल हैलाइड की बात करें तो मुझे बताओ, क्या RCH यहाँ X और यहाँ CH3, क्या ये एक तरीके का एल्काइल हैलाइड होगा कि नहीं होगा? अगर ये एल्काइल हैलाइड है और सामने कोई बेस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से निकल जाएगा हैलोजन और यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन। कहने का मतलब HX बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। दिस इज द एल्कीन। और इस रिएक्शन को कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है भाई इसको? दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है कहानी? तो अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन टू एटम या तो 2 एटम या फिर ग्रुप्स, 2 एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड इन एनी रिएक्शन is known as elimination reaction। क्लियर है कहानी? कहने का मतलब 2 एटम या फिर कोई भी 2 ग्रुप अगर एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे एक H हुआ है एक X हुआ है, अगर 2 ग्रुप एलिमिनेट हो जाते हैं तो इसे कहा जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है कहानी? तो आखिर एलिमिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है? तो चलिए बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है कहानी? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, जो एलिमिनेशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है वन एलिमिनेशन, जिसे अल्फा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई? अल्फा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, या फिर इन शॉर्ट इसे अल्फा एलिमिनेशन नाम भी दिया जाता है। उसी तरीके से जो सेकंड क्या होता है? 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसे इन शॉर्ट बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। पर अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन। तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन की। तो हम यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं हमारा कि जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है, दिस इज द अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या जिसे 1-2 एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाएगा। दिस इज द अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बोलो है कि नहीं है? कौन सा एलिमिनेशन है भाई? ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन को। तो अगर इसकी डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन बोथ एटम ऑब्लिक ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम विसिनल साइड। क्लियर? then reaction is known as अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। अगर जो दोनों एटम और ग्रुप्स हैं वो कहाँ से निकल जाते हैं? वो विसिनल पोजीशन से निकाले जाते हैं। विसिनल का क्या मतलब है कि जैसे इधर देखो, ये कार्बन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। और क्या हो जाता है, अगर सामने कोई बेस है
तो यहाँ से कौन निकलेगा, दिस इज द अल्फा। अल्फा से कौन निकलेगा भाई, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा से कौन निकल रहा है, एक्स निकल रहा है, जबकि बीटा से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो क्या विसिनल साइड्स हो गई कि नहीं हो गई। अगर विसिनल साइड से क्या निकल जाते हैं, दो एटम या ग्रुप, या अल्फा बीटा से, अल्फा से निकल जाएगा कौन, लिविंग ग्रुप या हेलोजन, जबकि बीटा से कौन निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन। क्लियर है, इसे कहा जाता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है कहानी। इस अल्फा बीटा एलिमिनेशन के अंदर कौन कौन से पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकते हैं, कहने का मतलब है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन कितने तरीकों से हो सकता है। तो एक्चुअल में इसको कराने के दो तरीके हैं। पहला है इवन एलिमिनेशन या इवन मैकेनिज्म। कौन सा है भाई, इवन मैकेनिज्म। क्लियर। और सेकंड है E2 मैकेनिज्म। सेकंड क्या है, E2 मैकेनिज्म। क्लियर है कहानी। चलो देखो ध्यान से क्या होता है इनके अंदर, तो वन बाय वन इन दोनों को पढ़ते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और आता है थर्ड का नाम है इवन CB मैकेनिज्म। क्या नाम है, इवन CB मैकेनिज्म। क्लियर। और देखा जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन या इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी होता है जो इंटरनली हो जाता है। क्लियर। तो चार तरह के जो पॉसिबल मैकेनिज्म हैं वो डिपेंड करते हैं अल्फा बीटा के ऊपर। तो वन बाय वन सबको पढ़ना है और इनके क्वेश्चंस विद कंसेप्ट हमें लगाने हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम क्या, इवन मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या ले लेते हैं भाई, E1 एलिमिनेशन या E1 मैकेनिज्म। क्लियर है कहानी। चलो ध्यान से देखो, क्या यही है टॉपिक, दिस इज द E1 एलिमिनेशन या E1 मैकेनिज्म। बोलो है कि नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो अब ध्यान से सुनते जाना कुछ कहानी। E1 मैकेनिज्म, E1 क्यों नाम दिया गया, E1 का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो इसका नाम हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। कहने का मतलब है कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 1 होगी। अब 1 क्यों होगी वो आपको पता लग जाएगा रिएक्शन के अंदर। क्या होता है इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, यहाँ हेलोजन रहेगा। क्लियर। इसमें क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले जो हेलोजन है वो निकल जाता है। अगर वो निकलेगा तो वो निकलते क्या बनाएगा भाई, वो निकल जाएगा तो वो निकलते ही बना देगा वो कार्बोकेटायन। क्या बना देगा वो, कार्बोकेटायन। और बाहर कौन निकल जाएगा, X-। अगर कार्बोकेटायन बन गया है, क्या बन गया है भाई, कार्बोकेटायन, मतलब एक इंटरमीडिएट बन गया है। अगर एक इंटरमीडिएट बन गया है तो यही स्टेप क्या हो जाएगा, RDS हो जाएगा। अब जो बनने वाला कार्बोकेटायन है, जो कार्बोकेटायन हमारे सामने बना है, ये जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन के ऊपर कौन अटैक करने वाला है, बेस अटैक करने वाला है। बेस क्या करेगा बताओ, जो X था वो कहाँ से निकला है, वो अल्फा से निकला है। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा से निकलेगा। तो बीटा पे कौन अटैक करने वाला है, हाइड्रोजन अटैक करने वाला है। जैसे हाइड्रोजन अटैक करेगा क्या खींच लेगा, BH निकल जाएगा। तो जैसे ही H निकलेगा यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस प्लस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बोलो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्या एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया है। तो बताओ क्या इसके बारे में नोट पॉइंट पे चर्चाएं कर सकते हैं क्या। देखो ध्यान से क्या क्या नोट पॉइंट इसके बारे में लिखे जा सकते हैं। सबसे पहला नोट पॉइंट, दिस इज द 2 स्टेप मैकेनिज्म। क्या ये 2 स्टेप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 स्टेप मैकेनिज्म, पहली स्टेप के अंदर क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। दूसरी स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन था वो निकल रहा है और क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है, दिस इज द कार्बोकेटायन। क्या बन रहा है इसके अंदर, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है तो क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। बोलो है कि नहीं है। जहां जहां कार्बोकेटायन बना है वहां रीअरेंजमेंट हुआ है। चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे बात क्या करें कि यहाँ पे अगर हम रेट एक्सप्रेशन की बात करें, किसकी बात करें भाई, रेट एक्सप्रेशन की बात करें। ठीक, तो रेट एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, RDS स्टेप के। और RDS स्टेप के अंदर कौन आ रहा है, सिर्फ हेलाइड आ रहा है। कौन आ रहा है,
हैलाइड, तो यहाँ के और कौन आ रहा है, आर एक्स आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आर एक्स आ रहा है तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। तो क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और 6 पॉइंट कह सकते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है। बोलो है कि नहीं है, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो है कि नहीं है, क्लियर है कहानी। तो दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी भाई, हमने बताया था यूजुअली या जनरली सेडजेफ एल्कीन क्या होती है, वो मेजर होती है। सेडजेफ प्रोडक्ट इज मेजर। बोलो होगा कि नहीं होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो E1 के अंदर क्या हो रहा है भाई, E1 के अंदर जो RDS स्टेप है वो कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप के अंदर कौन आ रहा है, सिर्फ RX आ रहा है। तो कहने का मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ RDS स्टेप पे डिपेंड करती है। और RDS स्टेप के अंदर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्लियर है कहानी। चलो और ध्यान से देखो क्या है कि अगर यहाँ पे बात करा जाए कि काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, किसकी बात करी जाए भाई, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट की। कहने का मतलब काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट को नंबर पॉइंट बना लेते हैं, नंबर 8। काइनेटिक आइसोटॉपिक से मेरा मतलब है कि अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह एक बार क्वेश्चन में ले लूं क्या, ड्यूटीरियम। इस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या ले लेता भाई, इस हाइड्रोजन की जगह मैं ले लेता ड्यूटीरियम। क्लियर, तो क्या ड्यूटीरियम जो है अगर वो ले लिया जाता तो हाइड्रोजन पहले निकलता या ड्यूटीरियम पहले निकलता, क्या रेट में फर्क आता क्या, हाँ क्या काइनेटिक मतलब आइसोटॉप्स लगाने पर क्या रेट में फर्क आएगा, क्या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि RDS स्टेप कौन सा है, पहला है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। अब चाहे सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रोजन निकलो, चाहे ड्यूटीरियम निकलो, चाहे ट्राइटियम निकलो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट स्टेप पर, जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। मतलब कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो हम यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिख सकते हैं। क्या नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि नो, कोई काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। नो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। कोई काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। क्लियर। पर अगर मान लो कि X की जगह हम एक बार क्लोरीन ले लेते, एक बार ब्रोमीन ले लेते, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आता है, क्या बिल्कुल आता है, क्योंकि RDS स्टेप के अंदर कौन प्रेजेंट है, X प्रेजेंट है। अगर X की जगह क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, तो किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, ब्रोमीन की। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट नंबर 9 को कहा जाए कि एलिमेंटल इफेक्ट, क्या एलिमेंटल इफेक्ट इज प्रेजेंट। जो लिविंग ग्रुप का इफेक्ट होता है उसे एलिमेंटल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर है कहानी, बोलो है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाओ। जैसे मैंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है RDS स्टेप पर। और RDS स्टेप के अंदर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी। अगर कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है तो मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास 3 डिग्री RX है, हमारे पास 2 डिग्री RX है और हमारे पास 1 डिग्री RX है, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, 3 डिग्री का फास्ट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। पॉइंट नंबर 11, जैसे मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको कौन खींच रहा है, एक बेस खींच रहा है। तो मुझे बताओ जो बेस है क्या वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर वीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो, नो इफेक्ट। बेस का कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बेस तो कौन से स्टेप में आ रहा है, सेकंड स्टेप में आ रहा है। जबकि जो RDS है वो कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। मतलब सेकंड स्टेप से कोई मतलब नहीं है, बेस चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की नो इफेक्ट ऑफ बेस। तो सिंपल सी बात यह है कि जो भी स्टेप सेकंड में आते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कहानी। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, पॉइंट नंबर 11 में, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। जैसे आर एक्स की जगह क्या, आर एक्स की जगह एक बार आर आई ले लिया, एक बार आर बी आर ले लिया, एक बार आर सी एल ले लिया, एक बार आर एफ ले लिया, तो मुझे बताओ क्या होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होने वाली भाई, आर आई की, क्योंकि लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, आयोडीन अच्छा है। बोलो है कि नहीं है, समझ में आया है कि नहीं आया, क्लियर है ना कहानी। चलो, दिस इज द इवन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, इवन। पहली स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरी स्टेप के अंदर हाइड्रोजन निकलता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बट आरडीएस पहला स्टेप है, इसलिए दूसरी स्टेप से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, E2 एलिमिनेशन या E2 मैकेनिज्म। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई, E2 की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, दिस इज द E2 मैकेनिज्म, दिस इज द E2 मैकेनिज्म। क्या होता है, अब E2 में आपको नाम से पता लग रहा होगा, कहने का मतलब इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, इसकी कितनी होगी, 2 होगी। बोलो होगी कि ना होगी। तो क्या लिखें हम, दिस इज द बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। क्या नाम हो जाएगा इसका, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन इसका नाम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना कहानी। तो देखो ध्यान से, क्या है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन के अंदर, तो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन के अंदर भी हमने क्या लिया है, सेम कंपाउंड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक, हमने क्या लिया, हमने लिया कोई बेस। क्या लिया, कोई बेस। अब क्या होगा कि यहाँ से बेस जो है वो किसको निकालता है, H को निकालता है, और उसी के साथ साथ कौन निकल जाता है, X निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी कुछ इस टाइप से। देखो ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी कि ये कार्बन कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। अच्छा मुझे बताओ, बेस को कौन निकाल रहा है, H निकाल रहा है। तो क्या H धीरे 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 निकलना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कौन निकाल रहा है इसको, B निकाल रहा है। बोलो निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। अगर ये निकाल रहा है तो मुझे बताओ, क्या इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो धीरे धीरे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। क्या धीरे धीरे यहाँ से हेलोजन भी निकल रहा है क्या, अगर हेलोजन निकल रहा है तो क्या इस पे धीरे धीरे प्लस आएगा कि नहीं आएगा। क्या अगर यहाँ पार्शियली प्लस है और यहाँ पार्शियली माइनस है तो क्या ये आपस में पार्शियली बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और पार्शियली बॉन्ड बना देता हूँ। बोलो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो क्या यहाँ पार्शियली बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। क्या ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आपको एल्कीन वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई, फाइनली हो जाएगा कि X भी निकल जाएगा, हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दिस इज द एल्कीन। वो भी कौन सी एल्कीन, सेड्जफ एल्कीन, जो कि मेजर होगी। क्लियर। तो चलिए आ जाओ किसके ऊपर, नॉट पॉइंट के ऊपर। नॉट पॉइंट के ऊपर क्या लिखा जाए कि सबसे पहली बात, दिस इज द वन स्टेप मैकेनिज्म। ये एक ही स्टेप में हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेस भी इसी स्टेप में काम आ रहा है और रिएक्टेंट भी इसी स्टेप के अंदर काम आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखें, इन ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन लाइक कैरेक्टर इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर। क्या हो रहा है, एल्कीन लाइक कैरेक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में अगर मैं बात करूं रेट एक्सप्रेशन की, तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई, ये रहा के। देखो ध्यान से, एक ही स्टेप के अंदर बेस भी आ रहा है और RX भी आ रहा है। तो RX भी आ रहा है, B माइनस भी आ रहा है, तो इसकी अभी मॉलिक्यूलरिटी 1, इसका भी ऑर्डर 1, दोनों का ऑर्डर 1। तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी ये, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। बोलो होगा कि नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्या बोलें, यूजुअली जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी मेजर होगी, यूजुअली सेड्जेफ जो एल्कीन होती है वो क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा। क्लियर। यूजुअली सेड्जेफ एल्कीन इज डोमिनेंट, मतलब मेजर कौन बनेगा, सेड्जेफ एल्कीन बनेगा।
पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? पॉइंट नंबर 8 पर। अगर मैंने आपसे पूछा क्या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि यही स्टेप क्या है? आरडीएस है। एक ही स्टेप के अंदर सब कुछ हो रहा है। क्लियर? सीधा ये आया और यहां से ये बन गया, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सीधा एक ही स्टेप के अंदर, और एक ही स्टेप में हो रहा है तो हाइड्रोजन भी उसी स्टेप में निकल रहा है, हेलोजन भी उसी स्टेप में निकल रहा है। मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आने वाला है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो क्या लिखेंगे? एलिमेंटल इफेक्ट भी आएगा। एलिमेंटल इफेक्ट तो पहले भी था, बोलो था कि नहीं था? एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, बोलो है कि नहीं है? क्लियर है कहानी? एलिमेंटल इफेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक, क्या कार्बोकेटाइन बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है? तो कोई नो रीअरेंजमेंट। क्लियर? या फिर पहले लिखें क्या? नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। क्लियर? नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। अगर कोई कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है तो नो रीअरेंजमेंट, बोलो है कि नहीं है? नो रीअरेंजमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कहानी? सब कुछ यहाँ तक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें पॉइंट नंबर 12 पे। अब मुझे ये बताओ कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कैसा करेक्टर आ रहा है? एल्कीन लाइक करेक्टर आ रहा है। अगर एल्कीन लाइक करेक्टर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है, कहने का मतलब जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करती है? एल्कीन पे डिपेंड करती है। तो एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो अपन क्या बोलें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्यों बोला? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एल्कीन लाइक कैरेक्टर आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाती है, अगर हम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर दें तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब एल्कीन को अगर आप स्टेबल बना दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो कि हमारे पास 3 डिग्री RX है, हमारे पास 2 डिग्री RX है और हमारे पास 1 डिग्री RX है। हमारे पास क्या है? 1 डिग्री RX। जैसे बना लेते हैं कि ये रहा 3 डिग्री RX, ये रहा 2 डिग्री RX और ये रहा 1 डिग्री RX। ये क्या रहा? 1 डिग्री RX। क्लियर? अगर इसका भी प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका भी प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका भी प्रोडक्ट, मतलब तीनों के अंदर एल्कीन बनाते हैं, मतलब ये अल्फा कार्बन है, यहां से निकल जाएगा X, बीटा कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो। सपोज दैट यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकाला तो दोनों मिथाइल तो बच गए, और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया है भाई? इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी तरीके से यहाँ से X निकाल दो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या ये भी डबल बॉन्ड बन जाएगा? अरे यहाँ से X निकाल दो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, क्या ये भी डबल बॉन्ड बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके अंदर 0 अल्फा हाइड्रोजन। कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री की। बोलो है कि नहीं है? क्लियर है ना? चलिए पॉइंट नंबर 13 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 13 में बात करें, हमने RX की बात तो कर ली। अब RX के अंदर क्या हो सकता है? RI भी हो सकता है, RBr भी हो सकता है, RCl भी हो सकता है, RF भी हो सकता है। तो किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी? RI की, क्योंकि एलिमेंटल इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। पॉइंट नंबर 14 की बात करें कि आखिर बेस जो होता है वो कैसा होना चाहिए? मुझे बताओ, क्या एक ही स्टेप के अंदर बेस भी अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर इसी स्टेप के अंदर बेस भी आ रहा है, इसका मतलब बेस क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना जल्दी बॉन्ड को तोड़ेगा। तो क्या होना चाहिए कि जो बेस है वो कैसा होना चाहिए? बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस की क्या पहचान है? एनाइनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनाइनिक। जो एनाइनिक बेस होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होते हैं। या फिर मैं कोई कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे एल्कोहलिक KOH, K प्लस OH माइनस। ठीक, इसके अलावा ETO माइनस Na प्लस, इसके अलावा MEO माइनस Na प्लस। बोलो है कि नहीं है? इसके अलावा हम बात करें किसकी? टर्शरी ब्यूटोक्साइड Na प्लस या K प्लस भी आ सकता है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें NaNH2, Na प्लस NH2 माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में। लाइक NaOH इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस। आया समझ में? ये सब किस कैटेगरी में आते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
आया समझ में? ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 15 पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की, तो यहां कैसा सॉल्वेंट जरूरी है? पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक। यहां पर बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और बेस जो होता है वो कैसा होता है? वो एनायनिक होता है, और एनायन को अगर आप पोलर में डाल दोगे तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको पोलर अप्रोटिक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पोलर अप्रोटिक लेना पड़ेगा। जबकि E1 के अंदर आपको क्या चाहिए? बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटायन को बनाना है, कार्ब एनायन को बनाना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पोलर प्रोटिक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पोलर प्रोटिक लेना पड़ेगा। तो ये हो गई E2 रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए और आगे बढ़ते हैं, थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कौन सा? E1CB। क्या नाम है? E1CB मैकेनिज्म। E1CB मैकेनिज्म। अगर इसका मैं फुल फॉर्म बोलूं तो नाम हो जाएगा क्या? नाम हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। क्या है इसका नाम? देखो ध्यान से, क्या? यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस, यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। बोलो है कि नहीं है? क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हैलोजन है। बोलो है कि नहीं है? क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। अगर वो हाइड्रोजन निकलता है तो क्या यहाँ पे माइनस आ जाएगा? क्या x अपनी जगह पर है? बोलो है कि नहीं है? अब फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा कि जो कार्ब एनायन बना है, यहाँ क्या बना है भाई? कार्ब एनायन जो बना है, वो कार्ब एनायन क्या करेगा? रिपल्शन डालेगा। किसके ऊपर रिपल्शन डालेगा? इस x के ऊपर। इस x के ऊपर रिपल्शन डालेगा और इस x को निकाल देगा। तो जैसे ये निकालेगा, क्या यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है कहानी? तो क्या ये स्टेप के बारे में नोट पॉइंट अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि दिस इज द 2 स्टेप मैकेनिज्म। बोलो है कि नहीं है? 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अगर ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है तो क्या इसके अंदर कार्ब एनायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? थर्ड पॉइंट में बात करें तो यहां पर क्या है कि आरडीएस स्टेप ये वाला होता है। कौन सा वाला होता है भाई? आरडीएस स्टेप ये वाला होता है। तो आरडीएस स्टेप के अंदर ध्यान से देखो, क्या एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि नहीं है? अगर एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। क्या है ये? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब आपने सोचा होगा कि सर H पहले कैसे निकल गया, जबकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड तो वीक होता है, तो H कैसे पहले निकल सकता है? तो X जो होता है, X बोले तो जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे रहेगा, वो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए भाई? पुअर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बैड या पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर पुअर लिविंग ग्रुप नहीं होता है तो इसका मतलब H पहले नहीं निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, E1 के अंदर पहले कौन निकलता है? X निकलता है। E2 के अंदर H और X दोनों साथ साथ निकलते हैं, जबकि E1CB के अंदर पहले H निकलता है। तो यहां पर भी H क्यों निकला? क्योंकि X जो था वो बहुत बेकार था, वो निकल ही नहीं पा रहा था। कहने का मतलब बैड लिविंग ग्रुप था। बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन कौन आता है? फ्लोरीन आ सकता है, OH आ सकता है, NR3 आ सकता है, SR2 आ सकता है। ये सब के सब क्या होते हैं भाई? बैड लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। क्लियर है कहानी? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे बात करें। मुझे बताओ, क्या इसके अंदर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो मुझे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन पे डिपेंड करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपने कार्ब एनायन को स्टेबल कर दिया तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो कार्ब एनायन को कौन स्टेबल करता है? कार्ब एनायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्ब एनायन को स्टेबल बनाता है कि नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है। अगर कार्ब एनायन को स्टेबल बनाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहां पर बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर क्या होता है कि
जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको एक बेंजीन, बेंजीन के साथ CS2 और यहाँ CS2 फ्लोरीन। बोलो फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप। क्लियर? ये कौन सा वाला कार्बन हो गया भाई? ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। क्या बीटा के ऊपर ये ग्रुप जो लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या यहाँ पर जो माइनस बनेगा, क्या ये इस माइनस के साथ रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या ये इस माइनस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्लियर है कहानी? माइनस क्यों बनेगा? क्योंकि इट इज अ बैड लिविंग ग्रुप। बोलो है कि नहीं है? तो जब भी यहाँ पे बेस आएगा वो क्या करेगा, यहाँ से H चुरा लेगा, H चुराते क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, वो माइनस के साथ रेजोनेंस करेगा, मतलब इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से F निकल जाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CS2 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कहानी? तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। आया समझ में? चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बात करें कि अगर मैं बोलूँ आपको क्या कि जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एक और रिएक्शन बचती है EI, बोले तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको सिर्फ एक ही रिएक्शन है उसकी, जब आएगी तब बात करेंगे। तो फिलहाल कुछ और बात करते हैं कि आखिर जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें मैंने कहा कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब इसमें ये एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। मतलब जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि मैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ रहा हूं जो कि सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा हूं जो कि सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, किस पर होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी। तो यहां पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इसकी बात हम यहां पर थोड़ी सी कर लेते हैं। तो टॉपिक जो है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कहने का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो एक बात बताओ, फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बात करें तो क्या डेल एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर डेल एच 0 हो जाता है तो डेल एस भी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। किसके लिए, फॉर फिजिबिलिटी, अगर रिएक्शन को आपको आसानी से करवाना है तो। समझ में आया? तो मैंने पढ़ा है डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। बोलो है कि नहीं है? अगर यहाँ पे जो डेल एच है वो भी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, और डेल एस भी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो अगर सब कुछ 0 हो गया, ये भी 0 से ज़्यादा है और ये भी 0 से ज़्यादा है, तो क्या वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? डेल जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो डेल जी क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या होगा, ओनली एट हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब ये तभी मुमकिन है डेल जी लेस देन 0 जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। क्लियर है? डेल जी लेस देन 0 होगा, इसका मतलब है कि यहां पर रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल जी ग्रेटर देन 0 हो जाता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराना है तो डेल जी को लेस देन 0 करना पड़ेगा, और डेल जी लेस देन 0 तभी होगा जब आप डेल एच का वैल्यू बढ़ाओगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? मतलब आपको हाई टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। सॉरी, क्या है कि डेल एच तो ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आपको ये जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ेगा तो डेल एस बढ़ जाएगा, और डेल एस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो डेल एच का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर हाई हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज द E1 रिएक्शन, दिस इज द E2 रिएक्शन एंड दिस इज द E1 CB मैकेनिज्म। ये 3 टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ ली है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कहने का इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं विद EI रिएक्शन, बोले तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ। तो थैंक यू।